अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच का सफ़र और मैं हूं आपकी मेज़बान सना फैसल और आज आपकी खिदमत में ईद स्पेशल शो लेकर हाजिर हुई हूं। ईद उल फितर हमारा मजहबी त्यौहार है जिससे पूरी दुनिया के मुसलमान तमाम रोज़े रखने के बाद जोश व खरोश से मनाते हैं। तो तमाम देखने वालों को सबसे पहले ईद मुबारक। ईद बेसिकली खुशी का नाम है, मुस्कुराहटें बिखेरने का नाम है और किसी के भी चेहरे पर मुस्कुराहट बिखेरना बिल्कुल भी आसान बात नहीं। लेकिन मेक अ विश एक ऐसा इंटरनेशनल इदारा है जो मासूम बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने का काम सरअंजाम दे रहा है। इस हवाले से हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए चलकर रिपोर्ट देखें। मेक अ विश फाउंडेशन एक ऐसा इदारा है जो पूरी दुनिया में आखिरी ख्वाहिशात की तकमील के लिए कोशा है। 60 ममालिक में फैले इस इदारे की बुनियाद पाकिस्तान में मिर्जा इश्तियाक बेग ने रखी और इस कोशिश में उनका साथ उनके बड़े भाई मिर्जा इख्तियार बेग ने दिया। मेक अ विश फाउंडेशन अब तक 20,000 बच्चों की अनोखी और मुनफरिद ख्वाहिशात को पाया तकमील तक पहुँचा चुकी है। बेटा बहुत बताइए अपनी बॉडी दिखाया अभी हमें बचपन से पुलिस ऑफिसर बनने की बहुत ख्वाहिश रखता था। पाकिस्तान जिंदाबाद। इन दोनों भाइयों की बेहतरीन कारकर्दगी और बेलौस खिदमात की वजह से उन्हें बेशुमार ममालिक की जानिब से कई आला एजाज़ात से नवाजा गया और पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से भी इनकी काविशों को सराहते हुए सिविल अवार्ड सितारा इम्तियाज दिया गया। मेक अ विश फाउंडेशन उस एहसास का नाम है जिसने मासूम बीमार चेहरों पर मुस्कुराहट लाने की कोशिश की, उनकी आंखों में छुपे ख्वाब और दिल की हसरतों को पूरा करने का अज़्म किया और इस मकसद में कामयाबी हासिल करके ये बात साबित कर दी कि जो लोग दूसरों की जिंदगी में आसानियाँ लाते हैं वो खुद रोशन चिराग बनकर जगमगाते हैं। होते हैं लोग जहाँ में वही अच्छे, आते हैं जो काम दूसरों के। जी हाँ नाजरीन, अल्लामा इकबाल की ये नज़म थी जो कि मैंने अपने निसाब की किताबों में पढ़ी थी और उसका ये आखिरी शेर था। और फ़ी ज़माना अगर हम बात करें तो इस तरह के लोगों की मिसाल नहीं मिलती जो लोगों के काम आए। लेकिन आज जिन स्पेशल पर्सनालिटीज़ से मैं आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ, आज जो ईद स्पेशल शो है उसमें जो स्पेशल हमारे गेस्ट हैं वो उसकी अमली मिसाल है। जी हाँ नाजरीन, तो देर किस बात की, मिलते हैं और आपको भी मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। एक तो बहुत बहुत ईद मुबारक एंड वेलकम टू आवर प्लेस। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। हमारे जो नाजरीन देख रहे हैं उनको भी हम ईद मुबारक कर देते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मिर्ज़ा इश्तियाक बेग और मिर्ज़ा इख्तियार बेग। और सबसे पहले तो हम इस बात पे आपको खराजे तहसीन पेश करना चाहते हैं जो मेक अ विश जो फाउंडेशन है जो कि बीमार बच्चों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने का काम कर रही है और एक ऐसा काम कर रही है कि उनकी ख्वाहिशें हसरत ना बन जाएं, उनको पूरा करने के लिए आप तगोदो करें, वो भी इस दौर में जहाँ कोई अपने मफाद के बगैर कोई काम ही नहीं करता। बिल्कुल सना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपका भी, आपकी टीम का और ख़ास तौर पर न्यूज़ वन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि आप लोगों ने हमेशा मेक ए विश को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है। अभी रमज़ान में जब आपकी एक रमज़ान ट्रांसमिशन थी तो मेक ए विश के बच्चों को भी बुलाया गया था, मैं खुद भी उस ट्रांसमिशन में गया, तो हमेशा आप लोगों की बड़ी सपोर्ट रही है। मेक ए विश किस तरह पाकिस्तान में आया, किस तरह हम विशेस को पूरी कर रहे हैं, कितनी विशेस आप अंदर आएँ क्योंकि ईद का दिन है, फिर हम आपसे मेक ए विश के बारे में। और माशाल्लाह इतना खूबसूरत प्यारा सा घर है, यकीनन हमारे नाजरीन भी देखना चाहते होंगे, जिनके दिल इतने खूबसूरत होते हैं, उनका घर कितना खूबसूरत होता है, ये तमाम चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। मेहमानों का हमने देखा बाहर काफ़ी आना जाना है, तो ईद का दिन बड़ी गहमा गहमी होती है, कैसा गुजरता है आप लोगों का ईद का दिन? देखिए ईद का हमारा बड़ा रूटीन सा होता है। सुबह पोलो ग्राउंड में नमाज ईद पढ़ी जाती है, वहाँ तमाम ममालिक के कौंसल जनरल्स आते हैं और मैं और इश्तियाक दोनों मराकश के कौंसल जनरल हैं, मैं यमन का कौंसल जनरल हूँ, तो ये बड़ा रूटीन सा है। लेकिन शाम में मेरे घर पर डिनर होता है ईद के पहले दिन और तमाम बहन भाई उनके बच्चे आते हैं, वो लिफाफा उसी वक्त शाम में दिया जाता है। इश्तियाक साहब को भी ईद ही दी जाती है। आज हमने ये सब चीज़ें की हैं और मैं पूरी कोशिश करता हूँ बड़ा भाई होते हुए कि कोई गलती ना हो, लेकिन लिफाफे में कोई ना कोई गलती हो जाती है। फिर बच्चों में जो लड़ाइयाँ होती हैं वो ईद का मज़ा ऐसा ही मानो। बिल्कुल।
अगर हम मेक ए विश की बात करें तो वो कौन सा एहसास था, वो कौन सा जज्बा था जिसने ये एहसास जगाया कि इस पे काम करना चाहिए? देखिए, मेरी वाइफ की डेथ हुई थी कैंसर से, और मैं बात कर रहा हूँ अराउंड 15-20 ईयर्स अगो। और उस वक्त जब मैं लंदन में था तो उस हॉस्पिटल में जहाँ पे उनका इलाज हो रहा था, वहाँ मेक ए विश के वॉलंटियर्स आया करते थे। तो जब मुझे ये पता लगा, उनसे मैंने पूछा आप लोग कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि जी दुनिया में एक ऐसी फाउंडेशन है कि वो बच्चे जो कैंसर जैसे मर्ज में मुब्तला होते हैं उनकी लास्ट विश को पूरा करती है। तो बड़ा टच किया, क्योंकि इससे पहले मैंने भी कभी नहीं सुना था, और ये एक इंटरनेशनल फाउंडेशन है जो दुनिया के 60 ममालिक में है। और फिर ऐसा करना हुआ कि माई वाइफ शी पास्ट अवे एंड आई ब्रॉट दिस फाउंडेशन टू दी पाकिस्तान। बड़ी मुश्किलात फेस हुई, मगर अब आपको सुन के खुशी होगी कि पिछले 13-14 साल से मेक ए विश फाउंडेशन अभी तक 20,000 से ज़्यादा बच्चों की ख्वाहिशात की तकमील कर चुकी है। इसमें एक बड़ी तादाद बच्चों की आज हमारे दरमियान नहीं है, मगर हमें खुशी ये है कि ये बच्चे दुनिया से रुखसत होते वक्त एक मुस्कुराहट अपने चेहरे पे लेके गए, और वो मुस्कुराहट थी उनकी मोस्ट चेरिश विश की पूरे होने की। और जैसे मैंने आपको बताया कि दुनिया के 60 ममालिक में इंटरनेशनल इदारा है ये, और पाकिस्तान इसका एफिलिएट मेंबर है। वो मासूम बच्चों की, वो मासूम नन्ही क्या ख्वाहिशें होंगी, आप हमसे शेयर करेंगे? देखिए, पाकिस्तान को 2 बार बेस्ट एफिलिएट अवार्ड मिला है अमंग 60 कंट्रीज़, क्योंकि यूरोप और अमेरिका में ज़्यादातर जो ख्वाहिशात होती हैं बच्चों की वो होती हैं कि जी हमें डिज्नीलैंड जाना है, मगर पाकिस्तान में जो ख्वाहिशात आ रही हैं वो बड़ी यूनिक ख्वाहिशात हैं। मुझे एक दिन का फ़ौजी बनना है, आर्मी चीफ से मिलना है, मलाला यूसुफजई से मिलना है, मुझे जॉन सेना से मिलना है, सलमान खान से 3 बच्चों को हम कुछ साल पहले हम मिला के लेके आए। इतनी अजीब ख्वाहिशें आ रही हैं हमारे बच्चों की। हमारी कोई 60 to 70% ख्वाहिशात होती हैं टू हैव समथिंग, यानी कि अगर किसी को लैपटॉप चाहिए, किसी को टेलीफोन चाहिए, किसी को और साइकिल चाहिए, किसी को गुड़िया या गुड़िया का घर चाहिए, तो ये होती हैं। मगर कुछ ख्वाहिशात जो हैं वो सेलिब्रिटीज़ से मिलने की भी होती हैं। तो माशाल्लाह से आप लोगों का एक जॉइंट फैमिली सिस्टम है, फिर आप काफ़ी मशहूर शख्सियात भी हैं, और भी डिफरेंट जो है वो सरगर्मियाँ भी हैं, फिर बिज़नेस भी है। फिर ऐसे में इन चीज़ों के लिए टाइम निकालना कितना मुश्किल हो जाता है? देखिए, लाइफ में मुख्तलिफ स्टेजेस आते हैं। एक स्टेज था जब पैसा कमाना बड़ा अच्छा लगता था, बहुत मेहनत करते थे, फिर बैलेंस शीट देखते थे, बैंक अकाउंट देखते थे, बड़ी खुशी होती थी, नींद नहीं आती थी। लेकिन वो फेज़ पूरा हो गया जब अल्लाह ताला ने बड़ा नवाज दिया। फिर फेज़ आया कि अल्लाह ताला शोहरत दे, पावर दे, रिकग्निशन हो, मारूफियत हो, वो भी अल्लाह ताला ने हर तरह की ओहदे वगैरह से नवाजा, और वो भी मुझे इश्तियाक को हासिल हुआ। लेकिन एक कमी सी थी, ये भी गुजर गया, अब क्या करें नेक्स्ट। जो तीसरा स्टेज था जिसमें यह ख्याल आया कि अब कुछ वापस तो करो, इतना कुछ ले लिया इस मुल्क से, इस ऊपर वाले ने जो नवाजा है, वी डोंट डिज़र्व, तो उसके लोगों को कुछ वापस दो। और ये जब स्टेज सोच हमारी पैदा हुई, तो हमने इस तरह की चीज़ें करने का सोचा, जैसे इश्तियाक इसमें इनका इनिशिएटिव था मेक ए विश का। अब मेक ए विश में हम उन बच्चों की ज़िंदगी नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि कैंसर जैसी बीमारी में उनका लिमिटेड टाइम बचा होता है, लेकिन उनकी जो भी बाकी ज़िंदगी उसमें खुशियाँ भर देना, कि जो उनकी ख्वाहिश है वो पूरी हो जाए, और जब वो दुनिया से जा रहे हो उनके दिल में कोई ख्वाहिश ना हो, बिल्कुल, कि ये मेरी ख्वाहिश थी, ये मुझे मिल जाता, वो ना हो। ये करने का जब एक सिलसिला शुरू हुआ, और इसमें इश्तियाक ने, फाउंडिंग प्रेसिडेंट है मेक ए विश के, बहुत बड़ा किरदार अदा करा है। हमारी बेग फैमिली को पूरा इसमें इनके साथ लगे हुए हैं। तो अब पता चला है कि जो सुकून यहाँ पर है, जो खुशी यहाँ पे है, जो कुछ करके लगता है कि ये दायमी है, अब इसके आगे में कुछ नहीं चाहिए। पहले 2 स्टेज की तरह अब तीसरा ये जो स्टेज है, इससे जो सुकून है, मैं समझता हूँ यही हमारा असल है। कि हम सबको सोचना चाहिए कि हम उस चीज़ की तरफ बढ़ें जिसमें आप कुछ दुनिया को वापस दे सकें, इस ऊपर वाले के शुक्र अदा करते हुए उसके बंदों के लिए कुछ कर सकें। मेक ए विश फाउंडेशन के 60 ममालिक में पाकिस्तान ने बेस्ट एफिलिएट अवार्ड हासिल करा है। ये वो पाकिस्तान है जिनको वो मेक ए विश फाउंडेशन का एफिलिएशन नहीं देना चाह रहे थे, और अब इसने पूरे दुनिया में बेस्ट अवार्ड हासिल किया। माशाल्लाह। तो
तो ये हमारे मुल्क के लिए भी बड़ी एजाज़ की बात है। और लाइटर मूड कहते हैं कि जहाँ दो बर्तन होते हैं वो ज़रूर खनकते हैं, तो कभी कोई इख्तिलाफ आप में हुआ? क्योंकि अगर हम सियासी पार्टियों की भी अगर बात करें तो दोनों मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रखते हैं। सर देखिए, एक तो हमारे वालिदैन ने एक हमें ये कहा था कि 1 और 1 11 होते हैं, 2 नहीं होते हैं। और ये वालिदैन की ये है कि हम उसको लेके चल रहे हैं अभी तक माशाल्लाह। और अख्तियार साहब हैं, ही इज़ द हेड ऑफ़ द फैमिली बिकॉज ही इज़ द एल्डेस्ट वन, और फिर मैं हूँ, और फिर हमारी बहनें वगैरह भी हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी एक यूनिटी रखी हुई है। अख्तियार साहब इज़ नॉट ओनली मेरे बड़े भाई हैं, बट ही इज़ माई फ्रेंड आल्सो, ही इज़ आल्सो माई बिज़नेस पार्टनर, मेरे नेबर भी कह सकते हैं कि रह रहे हैं। ये तमाम चीज़ें हैं, मगर हमने यूनिटी रखी है। बट डेफिनेटली डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ज़रूर होती है। जब हम बैठते हैं, बिज़नेस की कोई बात डिस्कस कर रहे होते हैं या कोई और चीज़ होती है, तो डेफिनेटली हम मेरी अपनी एक आवाज़ होती है, अख्तियार साहब की अपनी होती है। मगर फिर हम ये डिसाइड करते हैं कि कंसेंसस क्या चीज़ है। और मैं सोचता हूँ कि अगर कोई मुझसे पूछे कि आज हमारी जो भी माशाल्लाह जो हमने हासिल किया है और कामयाबी का जो सफ़र है, इसके अंदर एक यूनिटी जो है इसके अंदर, उसको मैं बहुत ज़्यादा क्रेडिट देता हूँ। बिल्कुल, वो जैसे हमने बचपन में एक कहानी सुनी थी कि वो लकड़ी का एक गट्ठा होता है, अगर आप उसे बांध दो तो कोई तोड़ नहीं सकता, लेकिन अगर उसे अलग अलग कर दो तो बड़ी आसानी से जो है वो टूट जाती है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? बिल्कुल, मैं आपसे मुत्तफ़िक़ हूँ। और हमारी वालिदा की ख़ास तौर से तरबियत थी, और वो इस बात पे 2-3 उनके असूल थे, जहनों में बिठा के गई हैं। एक तो हम साथ रहेंगे लेकिन इंडिपेंडेंट भी हैं, लॉन एक हो, बाउंड्री वॉल एक हो। तो वो हमने वालिदा का जो वादा किया बस वो पूरा किया। और बड़े और छोटे यानी अपने अपने हक़ूक़ और फ़राइज़ निभाने होते हैं, तो लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका एहसास करना पड़ता है कि आपको हर्ट ना हो, और फिर रिश्ते चलते हैं। और ईमानदारी हो, जिसमें दयानतदारी हो, आपस में एक हो, यूनिटी हो, तो अल्लाह ताला बरकतें देता है। ऐसा जब घर में होते हैं, घर वालों के लिए टाइम किस तरह से निकालते हैं? किसके साथ ज़्यादा टाइम जो है वो स्पेंड करना पसंद करते हैं? मेरी ट्रैवलिंग बहुत होती है, क्योंकि हमारा बिज़नेस इंटरेस्ट जो है दुबई में भी है, हमारा बिज़नेस इंटरेस्ट जो है मोरक्को में भी है। तो आप यकीन करें कि बिल्कुल मुझे नहीं लगता, बल्कि आज मैं अख्तियार साहब से ये कह रहा था कि जब से रमज़ान शुरू हुआ है, मुश्किल से 1-2 बार हमने 7 रोज़ा खोला है, क्योंकि ऑलमोस्ट रोज़ाना कुछ ना कुछ मसरूफियात रहती हैं। मगर अच्छी चीज़ ये है कि आप बिज़ी हों, मगर कंस्ट्रक्टिव चीज़ों के अंदर आप अपने टाइम को दें, रादर दैन आप उसको ज़ाया कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठ के गप्पें हो रही हैं, पूरी रात जाग रहे हैं। तो मैं इस चीज़ से बिलीव करता हूँ कि इंसान को कंस्ट्रक्टिव चीज़ों में अपना वक्त देना चाहिए, और उसके रिज़ल्ट्स आते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है। कोई खुशी अगर मिलती है तो सबसे पहले किससे शेयर करते हैं आप? देखिए, इश्तियाक मेरे से बहुत करीब है, बिज़नेस भी है, पार्टनर भी है, दोस्त भी है। और सबसे पहले मैं इश्तियाक से शेयर करता हूँ। जब वालिदा ज़िंदा थी तो उनके पास सबसे पहले मैं जाके गले लगा के उनको माथा चूम के मैं कामयाबियाँ या खुशखबरियाँ बतलाता था। लेकिन अब जैसे रमज़ानों में जब भी हम साथ होते हैं तो तमाम फैमिली और उनके बच्चे, बेटियां, उनके बच्चे, बेटे, इश्तियाक के बच्चे, वो एक साथ हम अफ्तार करते हैं। और माह रमज़ान में हमने पूरी कोशिश की है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इससे नियाज़मंद हो सकें, फ़ायदा उठा सकें। माशाल्लाह हमने 10 रोज़ा तरावी की, यहीं लॉन में ख़त्म कुरान हुआ। फ़ौरन नेक्स्ट डे हम उम्रे पे गए हुए थे फैमिली के साथ, उम्रा अदा किया। रमज़ान में इतना रश था, लेकिन रमज़ान की बात ही कुछ और है। तो मैं नहीं चाहता कि ये टाइम जो हमारा ज़ाया हो जाए। अच्छा, लोगों की इतनी ख्वाहिशें पूरी की, उनकी जो तमन्नाएं थी वो पूरी करने की तगोदो की, तो आपकी अपनी क्या ख्वाहिश है? एक तो मैं बताऊं कि अल्लाह ये कहता है कि आप दूसरों के चेहरे पे खुशी लाएं और मैं तुम्हें खुशी दूंगा, और मेरा इस पर अकीदा है। कुछ साल पहले ये हुआ कि मेरी अख्तियार साहब की, जब हम अपनी वालिदा को लेके जाया करते थे उम्रा कराने, तो ख्वाहिश ये थी कि हम खाना काबा के अंदर कभी देखें कि इसके अंदर क्या होता है। हम बाहर से तो तवाफ़ करते थे, और एक दिन हमें बहुत ज़्यादा हैरानगी हुई कि जब सऊदी हुकूमत ने मुझे और अख्तियार दोनों से ये कहा कि जी गुस्ल काबा की तकरीब है, उसमें आप दोनों इन्वाइटेड हैं। और फिर हमने 45 मिनट्स खाना काबा के अंदर गुजरे, और अंदर खाना काबा में एक जगह पे एक मार्क बना हुआ है जहाँ पे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे वो नमाज़ पढ़ते थे, और मैंने वहाँ पे जी नफिल जो है वो अदा किए। तो ये बतलाइए
कि क्या इससे बड़ी किसी की कोई कोई ख्वाहिश नहीं रह जाती। तो हम बच्चों की ख्वाहिश पूरी करते थे और अल्लाह ने हमारी ख्वाहिश पूरी की। नाज़रीन, यहाँ वक्त हुआ है एक कमर्शियल ब्रेक का, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा क्योंकि गुफ्तगू का सिलसिला भी जारी है। आपसे मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और यकीनन ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा था कि हम अंदर बैठे हुए थे, अब हम लॉन में आ गए हैं और बहुत खूबसूरत हवा चल रही है। ईद का दिन है। आप क्या समझते हैं बहैसियत इंसान, ज़ाहिर सी बात है हमारे अंदर कुछ खूबियाँ भी होती हैं, कुछ खामियाँ भी होती हैं, तो आप अपने अंदर क्या समझते हैं, क्या खूबियाँ हैं और क्या खामियाँ हैं? देखिए, हर इंसान में खूबियाँ खामियाँ होती हैं, लेकिन उसको नज़र नहीं आता, लेकिन सामने वाले को यकीनन नज़र आता है। लिहाजा ये ज़रूरी है कि आदमी अपने इर्द गिर्द के लोगों से पूछता रहे कि कोई ऐसी बात जो अच्छी नहीं लग रही हो। मैं जो अपने बारे में जानता हूँ वो ये है कि मैं काम में या बिज़नेस में मैं एग्रेसिव हूँ। मैं क्विक डिसीजन लेता हूँ, फौरी डिसीजन कभी कभी करके बहुत फ़ायदा पहुँचा है, लेकिन कभी कभी जल्दबाजी और जल्दी डिसीजन नुकसान भी पहुँचाते हैं। इश्तियाक का ये है कि ये बिल्कुल स्लो डाउन है, ये सोच के समझ के टाइम अपना लगा के फ़ैसला करते हैं। तो हमारा बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन है। मैं टेलीविज़न वगैरह पे कोई तकरीबन 25-30 साल से मुख्तलिफ प्रोग्रामों में आ रहा हूँ। मुझे याद नहीं पड़ता मैंने कभी ज़ोर से भी बात की किसी से। लड़ना तो बहुत आगे की बात है। या मैं कॉलम लिख रहा हूँ तो उसमें मैंने किसी को हित तक या किसी को। तो आपको वैसे गुस्सा आता ही नहीं है या गुस्सा करते नहीं है? नहीं, मुझे गुस्सा तो आता है, इश्तियाक से ज़्यादा आता है। इश्तियाक ठंडा है। आपको क्या लगता है कि आप अगर आपको मौका मिले अपनी कोई चीज़ चेंज करने का तो क्या चीज़ चेंज करेंगे? तो देखिए, नोबडी इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। कोई आदमी परफेक्ट नहीं होता और हर एक में, जैसे अख्तियार ने कहा है, और मेरी खूबी एक कह लें या आई एम वेरी सेंसिटिव और मैं दूसरों की तकलीफ़ को बहुत फील करता हूँ। यही वजह थी कि जब मैं के विश शुरू किया, जब मैं ये सोच रहा था कि डिस्पैरिटी हमारे यहाँ इतनी है कि कभी कभार इतनी छोटी छोटी विशेज़ आती हैं कि एक बच्ची इस दुनिया से गुजर जाती है और उसके पास एक गुड़िया नहीं होती है खेलने के लिए। कई हमारे पास विशेज़ आई हैं टू हैव ए डॉल इन ए डॉल हाउस, और जब वो डॉल दी तो बच्ची तो खुशी के मारे हंस रही थी, बट उसका वालिद रो रहा था बिकॉज एवरी डे बच्ची मुझसे ये कहती थी कि मुझे डॉल लाओ, और मेरे पास चॉइस ये होती थी कि उस दिन घर का चूल्हा जले या मैं उसकी ख्वाहिश पूरी करूँ। तो मेरा ये है कि मैं ये फील करता हूँ कि दूसरों का दर्द मुझे बड़ा महसूस होता है। तकलीफ़ में मैं किसी को नहीं देख सकता और मैं ये सोचता हूँ कि अगर किसी तरह भी मैं उनकी कोई मदद कर सकूँ, हेल्प कर सकूँ, तो मुझे इसको थोड़ी सी खुशी होती है। क्या मैं वेरी कूल पर्सन एंड मुझे गुस्सा नहीं आता, बट गुस्सा जब आता है जब मैं देखता हूँ कोई आदमी झूठ बोल रहा है। जब तो कभी कोई धोखा ऐसा खाया? हाँ जी, बड़े होते हैं दोस्ती में लोग वक्ती फ़ायदा उठाने के लिए, अपना काम निकालने के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिपटी चिपटी बातें भी करते हैं, दूसरी चीज़ें भी करते हैं। अब तो हम इस चीज़ के आदी हो गए हैं। बट मैं हमेशा ही सोचता हूँ कि जी अगर अल्लाह ने आपको कोई मुकाम ऐसा दिया है जहाँ पे आप किसी की कोई मदद कर सकें, तो मेरे ख्याल से उसको कर देनी चाहिए। तो जैसे आपने बताया बहनें आती हैं, सब आते हैं, एक ईदी का सिलसिला चलता है, मुख्तलिफ़ किस्म के पकवान होते हैं, कोई स्पेशल फरमाइश होती है कि ईद के दिन ये बनना चाहिए, ये बनना चाहिए, इसकी पसंद का खाना होना चाहिए या ये होना चाहिए? देखिए, अम्मी के वक्त के शीर खुरमा तो टॉप ऑफ द लिस्ट होता ही है, लाजमी। उसके बगैर तो मेरे ख्याल ईद ही नहीं है। दूसरे आलिव गोश्त अम्मी के हाथ का, और बहनों में भी काफ़ी हद तक अम्मी का जायका आया, तो वो वाइफ अमूमन बनाती हैं। लेकिन इश्तियाक की और हमारी पसंद की तमाम चीज़ें ईद वाले दिन जो घर पे खाना होता है फैमिली का, उसमें तमाम लोग जमा होते हैं, उसमें कोई एक्सेप्शन नहीं होता कि आप ना आएँ, और नहीं आएंगे तो न ईदी मिलेगी और नाराज़गी अपनी जगह। तो दूसरे दिन हम ऑफकोर्स मिलने जाते हैं। तो खाने से ज़्यादा मैं समझता हूँ उसमें हम जो बच्चों को तरबियत दे रहे हैं वो ये हमारे बाद भी ऐसे मौक़ों पे, त्योहारों पे इस तरह की गेट टुगेदर वो रखें। या आज जिस तरह से अफ्तार खुला है, मैं आज उन लोगों को कह रहा था कि ये टेबल वसी होनी चाहिए, हम हों या ना हों। तो जिस तरह से माशाल्लाह से आप लोगों की मोहब्बत है, प्यार है, उसी तरह बच्चों में भी इसी तरह से मोहब्बत प्यार है। कोशिश तो हमारी यही है कि बच्चों को हम यही एक तालीम दें कि जिस तरह हमने एक यूनिटी रखी है आप भी लेके चलें।
और अभी तक हमने देखा है कि उनमें भी काफ़ी यूनिटी जो है वो डेवलप हुई है। और जैसे अभी अख्तियार साहब ईद का आपको डिस्क्राइब कर रहे थे कि अब मैं भी बहुत बड़ा हो गया हूँ, मगर अभी भी मैं अख्तियार साहब से अपनी ईदी तलब करता हूँ, कहता हूँ कि मेरा एनवेलप कहाँ है जनाब, और बड़ी खुशी होती है। ईदी लेने का जो मज़ा होता एक अपना मज़ा होता है। मगर सना ओवर ए पीरियड बहुत बदल गया है। किसी ज़माने में जब हम छोटे थे और हमें अगर 50 रुपये भी मिल जाते थे तो हम सोचते हैं कि हम दुनिया के अमीर तरीन आदमी हैं, और वो 50 रुपये खर्च नहीं होते थे। अब क्या हो गया है कि अगर बच्चों को 5000 भी आप दो तो वो कुछ नहीं नज़र आते कि जनाब कोई जैसे कोई बात ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से पैसे में बड़ी बरकत थी पहले, और अब वो बरकत जो है वो उड़ गई है। और अब मेरे ख्याल से बच्चे भी डॉलर के अंदर कन्वर्ट करते हैं कि कितने डॉलर हमें मिले हैं, और पाक रुपीस का सोचते हैं। मगर ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारे कल्चर की खूबसूरती है ये, मतलब, और जिसके अंदर साथ ईद मनाना और साथ खाना खाना। और अभी भी हम बड़े ओल्ड फैशन हैं। मुझे अभी तक याद है कि वालदा मुझे और अख्तियार साहब को एक ट्रे बना के दिया करती थी, और उसको ऊपर से एक बड़ा खूबसूरत सा क्रोएशिया से ख्वान होता है पूरा होता था। और हम दोनों बड़े फ़ख्र से लेके जाते थे और लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और मस्जिद में जाके दे के आते थे। बिल्कुल बिल्कुल। ये रोज़ा खोलने से आधे घंटे पहले होया करता था। मगर अब देख रहे हैं कि वो चीज़ें भी, वैल्यूज़ जो हैं वो ख़त्म हो गई हैं। तो कहते हैं खुशियों को जब बांटते हैं तो उसके अंदर इजाफा होता है। ईद के दिन मेहमानों का आना जाना होता है, हम भी जाते हैं दूसरों के घर। उसके अलावा कोई घूमने का कोई प्लान बनता है, कोई पिकनिक का? नॉट रियली, बिकॉज इतने लोग आते हैं तो घर के ऊपर तो हमारी कोशिश होती है कि हम घर के अंदर ही रहें ताकि लोग आएँ तो ऐसा नहीं हो कि हम घर के अंदर मौजूद नहीं हो। एक चीज़ मैं थोड़ा सा आपको और बतलाना चाहता हूँ कि इस बार हमारे ईद के पर कई मेक विश बच्चों की ख्वाहिशात आई थी कि उनको नए कपड़े वगैरह, बच्चियों को नए कपड़े और मेहंदी वहंदी। तो चांद रात को हमारे वॉलंटियर्स जो हैं वो मेक विश के बच्चों को लेके जाते हैं और उनको नए कपड़े भी दिलाते हैं, उनको मेहंदी भी लगाते हैं। देखिए मेक विश क्या है, एक हमारी फैमिली है, और हमारा सिर्फ रिश्ता वहाँ ख़त्म नहीं होता कि किसी बच्चे से हम मिले, उसकी लाइफ में आए, उसकी हमने एक विश पूरी की और फिर खुदा हाफिज़ कह दिया, बल्कि एक हमारा रिश्ता उससे कायम हो जाता है। और हम ईद के सेकंड डे मेक विश की कई फैमिलियाँ उसको बुलाते हैं और उनके साथ हम ईद भी मनाते हैं, और इसमें वो बच्चे भी शामिल होते हैं जिनकी ईद की ख्वाहिश थी कि हमें ईद की शॉपिंग करनी है। अच्छा, गुफ्तगू का सिलसिला इसी तरह जारी है, लेकिन चूँकि ब्रेक का वक्त हो गया तो मैं चाहूँगी कि पहले आप एक ब्रेक लें, फिर आप एक ब्रेक लें, और फिर फाइनली मैं एक ब्रेक ले लूँगी। नाज़रीन आए एक ब्रेक लेते हैं, लेकिन जाइएगा नहीं, हम फ़ौरन दोबारा वापस आए। बिल्कुल सही। नाज़रीन एक ब्रेक की तरह, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मुलाकात। बिल्कुल इसी तरह दिलचस्प बातों का सिलसिला जो है वो जारी है, तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। आपसे मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन ये खूबसूरत सा कमरा आप देख रहे हैं, इसकी थीम, इसकी लाइटिंग, इसकी डेकोरेशन, बेसिकली ये मोरक्को सैलून है। इसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। सर जैसे आपको मालूम है कि मोरक्को का कौंसल जनरल हूँ यहाँ पे, और मोरक्को इज़ लाइक ए सेकंड होम टू मी। हमारा मोरक्को में घर भी है और साल में कई बार मेरा आना जाना भी रहता है। तो ये जब घर को मैं प्लान कर रहा था तो मेरा था कि एक मोरक्कन सैलून होना चाहिए। मोरक्कन सैलून जो होते हैं वो हमारे जो ड्राइंग रूम होते हैं उसके मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ होते हैं। ये आपने देखा है, ये सब शंडियर भी ये मोरक्कन है। और सबसे बड़ी चीज़ ये जो आपको रूफ़ नज़र आ रही है, ये हाथ से बनाई गई है। मोरक्को से कुछ लोग आए थे जिन्होंने इसको अपने हाथ से, ये आर्टिज़ाना जो कहलाता है, जो उन्होंने किया है। और यहाँ का ये जो मोरक्कन कारपेट है, ये मोरक्को की हुकूमत ने मुझे गिफ्ट किया। जब उनको पता लगा कि उनका कौंसल जनरल जो है वो एक मोरक्कन सैलून बना रहा है, तो एक बार मुझे बतलाया गया कि जी साइज़ बतलाएं। तो मैंने कहा ये क्यों साइज़ मांग रहे हैं, और बाद में फिर एम्बेसी ने मुझे कहा कि जी ये एक तोहफ़ा है मोरक्को की हुकूमत की तरफ से आपके लिए। तो मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है। और आपको ये मालूम होगा कि मुझे मोरक्को का हाईएस्ट अवार्ड है जो बसाने अलावी मिलता है, जो सिविल अवार्ड है, वो भी मोरक्को के बादशाह ने मुझे दिया है। और पाकिस्तान में कोई 100 के करीब मोरक्कन फैमिलीज़ रह रही हैं यहाँ पे। 20 मोरक्कन फैमिलीज़, 20 की मोरक्कन गर्ल्स
हु मैरिड टू पाकिस्तानी गाइस। कराची के अंदर तकरीबन 50 हैं। तो अक्सर इस रूम के अंदर वो आते हैं, बैठते हैं और हमारी मोरक्कन चाय वगैरह भी चलती है। सफ़ीर साहब जो हैं मोरक्को के, वो भी साल में कई बार यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। तो ये मोरक्कन सैलून जो है आम तौर के ऊपर मोरक्कन एक्टिविटीज़ के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो वो जब यहाँ आते होंगे तो उन्हें अजनबियत का एहसास भी नहीं होता? नहीं, बड़े खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं और वो कहते हैं इतना खूबसूरत रूम था हमने मोरक्को में नहीं है जितना मोरक्को सैलून जो है हमने कराची के अंदर देखा। मोरक्को का जी बड़ा रिच कल्चर है, इनकी बड़े खूबसूरत चीज़ें होती हैं। मोरक्को तारिक बिन ज़ियाद का मुल्क है, इब्न बतूता का मुल्क है और इनकी जो सकावत है वो भी देखने की है। इनके कपड़े बड़े खूबसूरत होते हैं। साल में एक बार मैं मोरक्को का यहाँ पे फैशन शो करवाता हूँ। मोरक्को के खाने जो हैं वो बहुत मशहूर होते हैं। आपको भी घर सजाने का इसी तरीके से शौक़ है? मैं यमन का कौंसल जनरल हूँ। यमन भी आपको पता है कि अरबिक एक मुल्क है, बड़ी कदीमी, बड़ी हिस्टोरिक रिलेशनशिप है पाकिस्तान की। सऊदी अरब का बॉर्डर है यमन का और कोई तकरीबन 50-60 यमनी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ रहे हैं हायर स्टडीज़ में, जिसमें मेडिकल, बी फार्मेसी, इंजीनियरिंग की शोबों में वो यहाँ पे तालीम हासिल कर रहे हैं। तो ईद पे जैसे आज और कल दोनों दिन में वो स्टूडेंट्स आते हैं अपनी अपनी यूनिवर्सिटी से, कराची यूनिवर्सिटी, डो मेडिकल और दाऊद इंजीनियरिंग और NID इंजीनियरिंग में पढ़ा है। वो हमारी फैमिली होती है, उनको ईद पे ये सब चीज़ें पेश करते हैं। तो एक होमली सा उनको भी एटमॉस्फेयर होता है कि वो अकेले नहीं। लेकिन ये है कि डिप्लोमेटिक लाइफ बड़ी डिमांडिंग होती है। हर तरफ आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप अपने मुल्क का मफाद भी देखें और जिस मुल्क ने आपको अपॉइंट किया है उसके लिए भी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए जो हो सकता है वो करें और उनके शहरियों को अगर वो आपके मुल्क में रह रहे हैं आप लुक आफ्टर करें। कॉन्फ्लिक्ट्स की हम जब बात कर रहे थे तो आपका भी एक दूसरी पार्टी से ताल्लुक़ है, आपका भी, तो घर में कभी कोई, क्योंकि हमने देखा सोशल मीडिया पे अक्सर बहस छिड़ जाती है, दो लोग बड़े अच्छे दोस्त होते हैं लेकिन सियासी पार्टियां दोनों की अलग अलग होती हैं, तो इस बात पे वो लोग बहस कर लेते हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप में कभी कॉन्फ्लिक्ट ना हुआ हो? सना देखिए, एक वक्त में था जब वालिदैन हमारे जिंदा थे तो फैमिली के हेड जो हुआ करता था वो रात को कह दिया करता था कल इलेक्शन है जनाब और फैमिली ने फलाने को वोट डालना है। अच्छा। और सब जो थे जाते थे। मगर अब इतनी मैच्योरिटी आपस के अंदर आ गई है कि यकीन करें एक फैमिली में मैं जानता हूँ कि वाइफ जो है किसी और पार्टी को सपोर्ट कर रही है और मियाँ किसी और को कर रहा है। तो आप लोग एक दूसरे को कन्विंस करते हैं फिर? नहीं, कन्विंस तो जी आई डोंट थिंक कि अख्तियार इज़ द टाइप जो कन्विंस होंगे मुझसे एंड ही कैन नॉट कन्विंस मी आल्सो। तो इसमें अच्छी चीज़ ये हो रही है कि मेरा ताल्लुक जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है और मैं इनका प्रेसिडेंट हूँ बिज़नेस फोरम का और इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का। मैंने बैत की हुई है मियाँ साहब के साथ कि मैं इंशाल्लाह आप ही का सपोर्ट करूँगा। आप क्या कहेंगे? आपने इन्हें कभी कन्विंस करने की कोशिश की? 30 साल से पीपल्स पार्टी से एक एसोसिएशन है, शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ बड़ा करीबी एक ताल्लुक़ रहा, उनके साथ करीब रह के काम किया यहाँ भी, दुबई में भी, और वो 16 बार मुल्क से बाहर गई थी तो 14 बार मुझे साथ में लेके गई थी एंटोराज में। मैं एडवाइज़र भी था, फिर गिलानी साहब का एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर ऑन टेक्सटाइल। तो वो एक रिश्ता ऐसा है और नज़रियाती बुनियाद पे बीवी से साथ जो काम करा है वो मैं तस्वीर भी नहीं कर सकता कि आप उम्र किस हिस्से में आके उसको मैं बदलूँ। और पीपल्स पार्टी में समझता हूँ कि एक नेशनल पार्टी है और उसमें तमाम सेगमेंट के लोग जो हैं कंफर्टेबली हिस्सा लेते हैं। कोई तासुब मुझे नहीं नज़र आया। पीपल्स पार्टी के साथ जो हमारा ताल्लुक़ है बड़ा अटूट है। लोग ये समझ रहे थे कि इश्तियाक साहब ने PPP जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया तो या मैं इनकी तरफ चले जाऊंगा या इश्तियाक साहब हमारी तरफ आ जाएंगे। तो मैंने उनको ये कहा कि नहीं, हम रिस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे के आइडियाज़ को और आइडियोलॉजी को, लेकिन ये नहीं होगा कि हम दो अलग शख्सियात। लेकिन आप लोग बताते तो होंगे ना भाई यहाँ ये चीज़ गलत हो रही है, यहाँ ये कई बार कोशिश करता हूँ यार सबको बताने की, मगर समझते नहीं है, बिल्कुल बोलते हैं कि नहीं। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं या समझना चाहते नहीं है। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि जो ज़ाती मफादात को देख के, वक्त को देख के, फ़ायदे को देख के अपनी लॉयल्टी बदले। मैं उनको बड़ा हल्का समझता हूँ। अच्छा, अब क्या कहना चाहेंगे ईद के इस पुरमसरत मौके पर हमारी आवाम को? ईद का आज मौका है तो मैं तो हमेशा यही कहता हूँ कि जब हम ईद की खुशियाँ मना रहे हैं तो हम उस लेस प्रिविलेज लोगों को नहीं भूलें
कि जो इस काबिल नहीं है कि वो ईद की खुशियाँ मनाएं, तो उनको आप ज़रूर अपनी खुशियों के अंदर शामिल करें। आप क्या कहना चाहेंगे? कोविड में बहुत करीबी दोस्त, बहुत रिश्तेदार, बहुत दोस्त, बहुत अहबाब साथ छोड़ गए। मैं ये समझता हूँ ईद पे हमें उनके घरों पे जाके उनके अहल खाना को एहसास दिलाएं कि वो ईद किस मौके पे अकेले नहीं हैं, और ये करने से यकीनन आपको एक बड़ी खुशी हासिल होगी। और ईद के पुरमसरत मौके पे मैं यही दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और पाकिस्तान को तरक्कियाँ दे, और माशी तौर पर पाकिस्तान जो मुश्किलात और चैलेंजेस में है वो अल्लाह ताला दूर करे, क्योंकि पाकिस्तान कम्स फर्स्ट, बाकी सियासी जमातें हैं, ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, सब्ज़ परचम सबसे पहले आता है। बिल्कुल, सब्ज़ परचम सबसे पहले आता है और यही हमारी अवलीन तरजीह भी है। और नाज़रीन, आपने इतनी खूबसूरत बातें सुनी, इतने खूबसूरत लोगों से मैंने आपको मिलाया जिनके दिल इंतहाई खूबसूरत हैं, और जितनी बातें इन्होंने कही वो हमने देखा कि इनकी अपनी लाइफ में इनकी इम्प्लीमेंटेशन है। तो इसी के साथ जो है सना फैसल को इजाज़त दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।